अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो अभी हमने उठाया हुआ था हमारे नीट लेक्चर जो चल रहे हैं, उसमें हमने उठाया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक सब टॉपिक जिसका नाम है बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, ये आज हमारा चौथा लेक्चर है हमारे रेस्पिरेशन पर, जिसमें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ था ट्रैकिया के रिलेटेड और ब्रोंकाई के रिलेटेड बेटा। ठीक है, तो क्या पढ़ा हुआ था हमने ट्रैकिया में कि जो ये हमारा ट्रैकिया होता है, व्हाट इज इट? इट्स बेसिकली अ विंड पाइप, ये इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ से जो हमारा एयर होता है वो बेसिकली पास हो जाता है। और बट ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रैकिया के रिलेटेड वो ये चीज़ था कि जो इसमें जो रिंग्स होती है दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज द कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स बेसिकली फुल सर्कुलर नहीं होते, दीज आर द सी शेप्ड। क्यों होती है सी शेप्ड? क्योंकि इसके ट्रैकिया के पीछे हमारा होता है इसोफेगस। इसोफेगस से बोलस हमारा स्टोमक में जाने के लिए पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस होने में वहां पर हमारे इन्हीं रिंग्स की मदद मिलती है। अगर वहां पर हमारे जो ये ट्रैकिया के रिंग्स यानी ये वाले रिंग्स जो हमारे ट्रैकिया के पास होते हैं, अगर यही कार्टिलेजिनियस रिंग्स इस पूरे ट्रैकिया को कवर कर लेंगे तो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस में हमको सही से नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसकी उन पर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है बेटा। एक्सीलेंट, शाबाश। और मैंने यही बात आपको बता दी कि जो हमारी कार्टिलेजिनियस रिंग जो हमारी होती है, दीज आर आल्सो टू बी कॉल्ड एज द हाइलाइन कार्टिलेजेस। यही वर्ड हमने यूज किया, कार्टिलेज ऑफ द नोज में भी हमने यही वर्ड यूज कर दिया। चलिए ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये चीज बता दी कि जो ट्रैकिया, जो म्यूकोसा ऑफ द ट्रैकिया होता है, आराम से वो एग्जाम में डाल सकता है ये क्वेश्चन नीट में कि व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ द म्यूकोसा कॉल्ड एज इन द केस ऑफ द ट्रैकिया। एट दैट टाइम योर आंसर शुड बी सीरोस्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। फिर हमने बोला कि ये जो हमारा ट्रैकिया होता है, जिस पोर्शन पर ये फिर ओपन हो जाएगा ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द कैरिना। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन, क्योंकि कफ रिफ्लेक्स जब हमारा हो जाता है वो इनिशिएट वहीं से हो जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने फिर पढ़ा हुआ था रिलेटेड टू हमारा ब्रोंकाई। हमने बोला कि हमारा ट्रैकिया जो होता है ये ओपन करता है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू द एक्सीलेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन कर लेगा हमारी प्राइमरी ब्रोंकस में। हमारा जो ये प्राइमरी ब्रोंकस है ये अल्टीमेटली किस में ओपन कर लेगा? सेकेंडरी ब्रोंकस में। ये जो हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस है, व्हाट इज इट आल्सो कॉल्ड एज? एक्सीलेंट, लोअर ब्रोंकाई। ये जो हमारा लोअर ब्रोंकाई होता है, जो ये प्राइमरी हो जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी हो जाएगा प्राइमरी जब सेकेंडरी में प्राइमरी कितने सेकेंडरी में हो जाएगा? 3, बट दैट इज राइट। लेफ्ट किस में हो जाएगा? टू द इंफीरियर एंड द सुपीरियर ब्रोंकाई। फिर मैंने ये बात आपको बता दी थी कि अगर हम बात कर लेंगे हमारे सेकेंडरी यानी लोअर ब्रोंकाई, उसको अल्टीमेटली डिफरेंशिएट किस में, वो किस में हो जाएगा? टेरिशरी। कितने टेरिशरी ब्रोंकाई में? 10 इन ईच लंग, 10 इन ईच लंग, एक यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था टेरिशरी ब्रोंकाई अल्टीमेटली किस में ओपन हो जाएगा? किसमें? एक्सीलेंट। ब्रोंक्यूलस दो किस्म के होते हैं, एक को बोलते हैं लार्ज ब्रोंक्यूलस, दूसरे को बोलते हैं स्मॉलर ब्रोंक्यूलस। लार्ज ब्रोंक्यूलस में होते हैं गोबलेट सेल्स, बट स्मॉलर ब्रोंक्यूलस में गोबलेट सेल्स। लार्ज ब्रोंक्यूलस में जब ये ओपन कर लेगा, उसकी जो लाइनिंग होती है लार्ज ब्रोंक्यूलस की, वो किसकी होती है? नहीं, वो बेटा होती है सीलिएटेड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम की। और जो हमारा लार्जर ब्रोंक्यूलस है उसकी लाइनिंग, सॉरी स्मॉलर ब्रोंक्यूलस की लाइनिंग एक्सीलेंट, सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। वहां पर हमारे गोबलेट सेल्स आएगा एग्जाम में आराम से। क्यों नहीं वो डाल सकता नीट में कि बता दीजिए क्या हमारे गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं लार्जर ब्रोंक्यूलस में कि नहीं? क्या वो प्रेजेंट होती है स्मॉलर ब्रोंक्यूलस में? नहीं। क्यों नहीं डाल सकता आराम? इनके लाइनिंग पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो इनकी लाइनिंग ही है। अच्छा, फिर एग्जाम में दूसरा तीसरा सवाल वो पूछ सकता है कि जो हमारे ये टेरिशरी ब्रोंकाई होते हैं, इसमें किसकी लाइनिंग होती है इसमें? नहीं, इसकी लाइनिंग होती है नॉन सीलिएटेड सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की लाइनिंग यहां पर होती है बेटा। फिर मैंने आपको बोला कि अगर वो ट्रैकियो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई रेस्पिरेटरी ट्री पर भी अगर वो आपको सवाल कर लेगा, सबसे पहला पोर्शन दैट इज टू बी कॉल्ड एज द ट्रैकिया, वो ओपन हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस हो जाएगा टेरिशरी ब्रोंकस में, टेरिशरी ब्रोंकस हो गया ब्रोंक्यूलस में, ब्रोंक्यूलस हो जाएगा अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकस हो जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकस हो जाएगा एल्वियोलर डक्ट्स हो जाएगा एल्वियोलर सेक्स में, एल्वियोलर सेक्स हो जाएगा एल्वियोलाई में। ये सारा अल्टीमेटली हमारे लंग्स में ये आता है। यही तो आज हमारा टॉपिक ही है, आज का टॉपिक ही है बेसिकली लंग्स। क्या है? लंग्स। शाबाश। और स्टूडेंट्स पूरा जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा लूंगा वो पूरा आप नोट डाउन कर लेना कॉपी पर, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर बहुत बहुत बहुत
इंपॉर्टेंट है, क्या पता कि यही पॉइंट आपको आपके एग्जाम में आए और एक क्वेश्चन से आप एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि कभी देखा गया है कि एक क्वेश्चन से इंसान अपने नीट के क्वालिफिकेशन से महरूम रह जाता है। सो एक एक पॉइंट जो यहाँ पर होता है ना, इट इज़ सिंपली $1 मिलियन पॉइंट। जो भी एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट है, गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट क्या छोड़ सको, इसीलिए पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। शाबाश। सो आज का टॉपिक आपका है लंग्स, और मुझे लग रहा है कि जब हम पिछला क्लास रिवाइज भी करते हैं इससे थोड़ा और आता है, हाँ, क्योंकि सुबह जब और हम वो रिपीट कर लेते हैं तो दिमाग में और पेस्ट हो जाती है उसकी पिक्चर। ये आपके लिए फ़ायदा ही है ना। शाबाश। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज बेसिकली लंग्स। शाबाश। पहला ही पॉइंट लंग्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि लंग्स की शेप कैसी है। लंग्स की लंग्स आर, ये देखो लंग्स हमारे दो होते हैं बेटा कि नहीं। एक तो होता है राइट लंग, दूसरा होता है राइट लंग। अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मेरा राइट लंग यहाँ से आएगा, मेरा लेफ्ट लंग यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो मेरा बेटा बेसिकली मेरा लंग है, दीज आर बेसिकली पेयर्ड। पेयर क्या होता है? पेयर का मतलब एक्सीलेंट। शाबाश। ये वो वाला पेयर नहीं है, क्योंकि जहां पर हमने बोला है गॉल ब्लैडर का याद दिलाओ। गॉल ब्लैडर में हमने बोला कि हमारा जो ये गॉल ब्लैडर होता है दैट इज द पेयर शेप्ड, वो होता ही है जैसे पेयर जो हमारा फ्रूट होता है वो होता है ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर। बट दिस इज ये वो वाला दैट इज PEAR, ये वाला है PAIR। शाबाश। सो ये एक पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर ये होते हैं। क्या होते हैं? कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। पेयर्ड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा। प्रेजेंट कहां पर होते हैं ये? प्रेजेंट इन आवर थोरैसिक कैविटी। कहां पर? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। So beta, what are lungs? Lungs are basically the pair cone-shaped structures which are present in our thoracic cavity. पहला ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा कि सर thoracic cavity होती क्या है? देखो बेटा, आप मान लो ये ऐसे है, ये एक खाली कैविटी है। क्या है? एक खाली कैविटी ऐसी है। डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा वीक हूँ, बट फिर भी मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मेरी थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी में नीचे से बंद है एक मसल से। क्या किससे बंद? दैट इज मसल इज टू बी कॉल्ड योर डायफ्राम। ये हमारी डायफ्राम है जो हम अल्टीमेटली फिर हम ब्रीथिंग में पढ़ लेंगे हम आगे कि ये इसमें ना रेस्पिरेशन में हम जब गैसेस एक्सचेंज हमारा हो जाएगा वहाँ पर अब देखेंगे कि क्या कहाँ कैसे इसको ऊपर नीचे हो जाता है जब हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ देते हैं। तो ये बेटा बेसिकली मेरी थोरैसिक कैविटी है। ठीक है। इसी थोरैसिक कैविटी की नीचे की लाइनिंग दैट इज बेसिकली डायफ्राम। जो लाइनिंग आई मीन टू से कि जो नीचे इसकी मसल है। ठीक है बेटा। मैंने बोला पेयर्ड। पेयर्ड, पहले हम वर्ड को गौर कर लेंगे। पेयर्ड क्या होता है? पेयर्ड का मतलब होता है यहां से ये दो है बट कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ऐसे है, यहां से एक ऐसे है और यहां से ऐसे है। कौन लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? अब मेरी परफेक्ट उतनी ड्राइंग नहीं है बट है ऐसे, मतलब मैं आपको व्यू दे रहा हूं। ये है हमारा कोन। ठीक है बेटा। और ये है पेयर्ड, इसीलिए इसको सेंटेंस वर्ड कोई नाम पड़ गया है पेयर्ड कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। प्रेजेंट हमारा थोरैसिक कैविटी, जिस कैविटी में ये प्रेजेंट है उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, क्योंकि यहाँ से भी हमारा ट्रैकिया आएगा और यहाँ पर हमारे प्राइमरी लेफ्ट और प्राइमरी राइट ब्रोंकाई। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई भी डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये जो हमारे दो लंग्स होते हैं क्या होते हैं? ये बेसिकली आपस में सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं आपस में?
किस चीज से सेपरेट होते हैं? दे आर बेसिकली सेपरेटेड बाय हार्ट। यहां पर मैं आपको पूरा ये लिख लूंगा, ये सेपरेट आराम से आ सकता है ना नीट में एक क्वेश्चन, किसी चीज से सेपरेट होते हैं? सेपरेटेड बाय हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर्स। अदर स्ट्रक्चर्स मैं बोलूंगा ना अभी क्या, अदर स्ट्रक्चर्स इन मीडिया स्टिनम। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप मान लो हमारा हार्ट यहां पर है, हमारा हार्ट, बट ये जो हमारा जो ये हार्ट होता है ना, हम बोलते हैं ना कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट नहीं है, वो हमारा हार्ट बेसिकली राइट सेंटर पर ही है, बट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट होता है, मुड़ा हुआ होता है लेफ्ट। जब हम बोलते हैं कि accuracy of the palpitations is basically the higher in the left hand side of the lung, in left hand side of the lung, that is the heart। हमको इसीलिए फील हम करते हैं कि लेफ्ट साइड में है थोड़ा, क्योंकि accuracy of the palpitation बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई होती है, वरना ये मेरा हार्ट होता है बीच में, और जिस जगह ये होता है बीच में उसी जगह को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। हम बोलते हैं ना मीडियास्टिनम, कि हमारा हार्ट जो बेसिकली होता है ये प्रेजेंट होता है जिस जगह में ये प्रेजेंट उसको ये बोलते हैं मीडियास्टिनम। बेटा कोई आ सकता है ना आराम से क्वेश्चन नीट में कि बता दीजिए कि हमारे दो लंग्स की चीज़ें सेपरेट हुए होते हैं, या हमारा हार्ट जिस जगह में प्रेजेंट होता है उस जगह का नाम है क्या? तो इट हैज टू बी कॉल्ड एज द मीडियास्टिनम। एक्सीलेंट। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, अब ये जो हमारे लंग्स होते हैं, क्या होते हैं? लंग्स। These are enclosed and protected by a double layered serous membrane. These are enclosed and protected by a serous membrane called as the pleural membrane. वो मैं अभी समझाऊंगा क्या है। Enclosed and covered, और बेटा साथ साथ में नोट डाउन कर लेना। Enclosed and covered by, स्टूडेंट्स आप भी एक एक पॉइंट साथ साथ में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है? एनक्लोज्ड एंड कवर्ड बाय डबल लेयर्ड serous membrane called as, ये एग्जाम में आएगा, what is that membrane called as? That membrane is to be called as the pleural membrane. उसको हम कहते हैं एज प्लूरल मेम्ब्रेन। ये आराम से आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है, दो तरीकों से आ सकता है ये क्वेश्चन। बता दीजिए हमारे लंग्स जो होते हैं वो किस चीज़ से प्रोटेक्टेड एंड क्लोज्ड होते हैं, कवर्ड होते हैं? ज़रा बोलो। ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ था लिवर में, हमारा लिवर किस चीज़ से कवर हुआ होता है? बता दो, शाबाश, अभी बता दो। अब अपने दिमाग पर जोर डाल दो, किस चीज़ से कवर्ड होता है हमारा लंग्स, सॉरी हमारे लिवर किस चीज़ से कवर्ड होते हैं? दैट आर बेसिकली कवर्ड बाय द ग्लिसरस कैप्सूल। हिपैटोसाइटस उसके अंदर होते हैं, जिनकी डिफरेंशिएशन की कैपेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। तो हमारे लिवर कवर्ड होते हैं किस चीज़ से? ग्लिसरस कैप्सूल से। सिमिलरली अगर हम बात कर लेंगे अपने किस लंग्स के रिलेटेड, सो दीज आर प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड serous membrane दैट इज टू बी कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। नीट में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बता दीजिए किससे कवर होता है, या बता दीजिए जो हमारा ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, क्या ये सिंगल लेयर्ड है, डबल लेयर्ड है, ट्रिपल लेयर्ड है, और फोर्थ 4 लेयर्ड है? तो व्हाट शुड बी योर आंसर? डबल लेयर्ड। अब ये जो मेरा प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो समझ लेना यहाँ पर मैंने बोला ना इट इज अ डबल लेयर्ड serous membrane को प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है आप? डबल लेयर्ड है। अब देखो कैसे है डबल लेयर, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। इसमें बेसिकली मेरी 2 लेयर्स आती है, या 2 जिनको हम बोल देंगे 2 मेम्ब्रेन्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा, VISCERAL। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको ये समझाऊंगा। एक को बोलते हैं हम विसरल प्लूरा, दूसरे को हम बोलते हैं एज पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा। अब देखो क्या है ये।
विसरल, जब हम पढ़ते ही है वर्ड विसरल ऑर्गन्स, इसका मतलब ये होता है अंदर वाले हिस्से, अंदर वाले। when we go to the word parietal, parietal का मतलब ये होता है बाहर वाला हिस्सा। अब देखो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है क्या है, ये मेरे जो लंग्स है ना यहाँ पर, हाँ, इसके बाहर है ना थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के पास एक लाइनिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर, ऐसे आप मान लो। अब मुझे अगर होते ना ये डिफरेंट कलर्स मार्कर्स के, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता। ये जो मेरी लाइनिंग है ना, ये वाली, इसको हम ये है ना सबसे बाहर वाली लाइनिंग, इसी को हम बोलेंगे एज पैराइटल प्लूरा। इसको हम बोलेंगे एज पैराइटल प्लूरा। ये जो मेरी विसल प्लूरा है ना, ये है लंग्स की इनर लेयरिंग, यानी ये है ना लंग्स, इसके ऊपर वाली लेयरिंग, इसके आई मीन टू से कि जो है ना जो है ना मेरा लंग्स, लंग्स के साथ में ही, मतलब एक हो गया, मतलब प्लूरा हो गया ऊपर से, और ये वेसिक्यूलर, हाँ, हो गया विसरल, ऐसे समझो आप, ये विसरल है ना, विसरल वो हो गया लंग, जो है ना ये पैराइटल, पैराइटल हो गया लंग्स के बाहर से, इनर का मतलब होता है इसके पैराइटल के अंदर, मुझे आ गया, यानी लंग्स के यहां पर इस लाइनिंग को, आप समझो बात को। अगर 1000 कंफ्यूजन है तो बता दो, मैं 1000 बार रिपीट कर लूंगा। इसको बताएंगे, इस जो ये वाली लाइनिंग है ना मेरी, इसको हम बताएंगे विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और ये जो बाहर वाली मेरी लाइनिंग होती है ना, उसको क्या बोलेंगे आप? अब हमारा पैराइटल प्लूरा। सो पैराइटल प्लूरा इज आउटर, यहां पर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में आउटर, और विसरल प्लूरा जो है ये इट इज इनर लाइनिंग। शाबाश, INNER, ये मेरी इनर होती है। बेटा समझ में आ गया? कोई डाउट है अभी भी? नहीं, बड़े आगे करो, मैं इरेज यहां से। शाबाश। अगर बेटा आपको भी स्टूडेंट्स, अगर आपको भी स्क्रीनशॉट उठाना होगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, मैं आपको साइड में रह सकता हूँ 1 मिनट। शाबाश, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट उठाया भी होगा। आगे बढ़ते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना बेटा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, गो विसरल मेरा क्या है अब? इनर। पैराइटल मेरा क्या है? आउटर लाइनिंग जो इसकी होती है। अब जो ये विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा है, इनके दरमियान जगह होती है, यानी ये वाली जगह समझो, इस वाली जगह को, है जगह कि नहीं? है कितनी जगह है? देखो कितनी जगह है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। उसके वो आप छोड़ो, ये मुझे डायग्राम अच्छे से बनानी नहीं जाए, वो आप छोड़ो, बट जगह है कि नहीं है? इस जगह को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। हाँ, गो सेपरेट, या हम बोलेंगे एक्सीलेंट, शाबाश, स्पेस बिटवीन विसरल प्लूरा, between visceral pleura and parietal pleura is called प्लूरल कैविटी। इसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। सो इस जगह को करूंगा मैं डायग्रामेटिकली, आपको दिखाऊंगा। आ गए ना डायग्रामेटिकली, आपको पूरे दिमाग में चीजें हैं क्या? ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्लूरल कैविटी। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन जो मेरा होता है वो एक फ्लूइड सेक्रेट करता है। प्लूरल मेम्ब्रेन जो मेरा है वो एक फ्लूइड सेक्रेट करता है, एंड दैट फ्लूइड इज टू बी कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड सेक्रेटेड बाय
कौन फ्लूइड सेक्रेट कौन करता है? हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन। एक्सीलेंट, सेक्रेटेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, और अब आएगा नीट में कि नहीं, वेट देख रहे हो पॉइंट का है कि क्या है, इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं प्लूरल। आई होप यहां से पहले आपने किया होगा कॉपी। हाँ, अब आपका क्वेश्चन होगा अरे भैया, यह आपका क्वेश्चन होगा अब कि सर आप मुझे हमको बता दीजिए कि ये जो मेरा प्लूरल फ्लूइड जो मेरा होता है इसका काम क्या है? इसका काम बेटा ये चीज़ है कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, मेरा विसरल लेयर यानी मेरी विसरल प्लूरा और मेरा पैराइटल प्लूरा आपस में चिपक ना जाए। अच्छा, ये इसको चिपकने से बचा, यानी प्लूरल फ्लूइड का काम होता है फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। सो प्लूरल फ्लूइड का जो काम होता है, प्लूरल फ्लूइड का जो काम होता है दैट इज टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या कर लेगी? मिनिमाइज। अगर इसने फ्रिक्शन को कम कर लिया, इसका मतलब है अब हमारी जो ये थोरेसिक कैविटी और प्लूरल कैविटी है वो आपस में कोलैप्स नहीं हो जाएंगे, मतलब मिल सकती है आपस में कि नहीं। यही इसका सबसे बड़ा काम होता है। अब देखो आगे, मगर ये होता है ना हॉलो, अंदर से हमारा जो थोरेसिक कैविटी है ना वो हॉलो होता है, ठीक। तो उसके बाद जो हमारी लंग्स है वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है कि लंग्स के बाहर से प्रेजेंट होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड? हमारा प्लूरल फ्लूइड लंग्स के बाहर होता है, इस बीच में लंग्स के बाहर ही होता है। लंग्स वरना ये है। हाँ। आप मान लो लंग्स के बाहर, मतलब थोरेसिक कैविटी में ही लेकिन है, अच्छा ठीक, थोरेसिक कैविटी में ही लेकिन है। हाँ, ठीक। शाबाश। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है इसके बाद, कभी देखा गया है कि मेरे प्लूरल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हाँ, मेरी प्लूरल मेम्ब्रेन की द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरल मेम्ब्रेन इज टू बी कॉल्ड एज प्लूराइटिस। इन्फ्लेमेशन of pleural membrane is called प्लूराइटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्लूराइटिस कहते हैं, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हम अपने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन देखेंगे दैट इज टू बी कॉल्ड एज एपेंडिडाइटिस या एपेंडोसाइटिस, जिसको आप बता देते हो। हाँ, सिमिलरली अगर हमने देखा हुआ था और हमने कहाँ पर इन्फ्लेमेशन पड़ी हुई थी, हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू बी कॉल्ड एज द cholecystotomy, then that is the cholelithiasis, excellent, that is to be called the cholelithiasis। या फिर हमने बोला नहीं, cholelithiasis आई गेस इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स, फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर इज टू बी कॉल्ड एज द cholelithiasis। और उसके बाद फिर हमने बोला था कि अगर हम वहाँ से इसको गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ा दैट इज टू बी कॉल्ड एज द cholecystectomy। इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ा होता है पैनक्रियाज में, दैट इज टू बी कॉल्ड पैनक्रियाटाइटिस, दैट इज टू बी कॉल्ड एज, वो वहाँ पर मैंने लिखा पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं प्लूराइटिस और प्लूरेसी। क्या बोलते हैं? प्लूरेसी या प्लूराइटिस इसको हम कहते हैं। कभी कभार क्या पेशेंट्स में हो जाता है, एक तो इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी, एक तो इस प्लूरल मेम्ब्रेन की, एंड जो प्लूरल फ्लूइड हमारा है ना वो एक्यूमुलेट हो जाएगा बिटवीन दिस कैविटी। हाँ, मगर जब हमारा प्लूराइटिस है ना वो इन्फ्लेमेट करेगा, ठीक। हमारी जो ये है ना हमारा प्लूरल फ्लूइड, हाँ, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा और वो तो हमारे उससे ना ये चिपक ही जाने वाला होगा ना। चिपक भी पहले नहीं, वो हो गया कोलैप्स, जब अंदर हो जाए हमारे लंग्स हो जाएंगे, वो अभी नहीं मैं आपको वहां पर पहुंच गया। मैं बोल रहा हूँ
हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन जो बेसिकली होता है वो कभी इन्फ्लेमेट कर जाएगा। और इसी दौरान प्लूरल मेम्ब्रेन के दौरान वहां पर मेरा फ्लूइड एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहां पर मेरा फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज टू बी कॉल्ड एज प्लूरल इफ्यूजन को हम कहते हैं। हाँ, इन्फ्लेमेशन एंड accumulation of fluid in pleural cavity is called, उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन। PLURALEFFUSION, इसको हम कहते हैं बेटा प्लूरल इफ्यूजन, हम इस वर्ड को कहते हैं। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं, आराम से नीट में भी ये दोनों चीज़ें वो फ्रेम कर सकता है। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हमारे राइट लंग और हमारे जो है लेफ्ट लंग होते हैं, अब मान लो ऐसे, अब है ना मेरा ये राइट लंग ऐसे और ये मेरा लेफ्ट लंग है ऐसे, ठीक है बेटा? इनके अंदर होते हैं फिशर्स। क्या होते हैं? फिशर्स, FISS। इनके अंदर होते हैं फिशर्स। अरे भैया फिशर्स क्या होते हैं? ये जो फिशर्स होते हैं, आप मान लो ये एक ऐसी लाइनिंग होती है जो इसको डिवाइड करती है इनटू पार्ट्स। देखो कैसे, राइट लंग, ये मेरा कौन सा लंग है? प्राइमरी राइट। नहीं, प्राइमरी तो छोड़ो, अब राइट लंग है ना मेरा, वो हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई, इट इज अ लंग। ये है मेरा लेफ्ट लंग। अब राइट लंग में दो फिशर्स होते हैं, एग्जाम में आएगा राइट लंग में कितने फिशर्स होते हैं। इन राइट लंग में हमको दो फिशर्स होते हैं। कितने फिशर्स? दो फिशर्स। देखो फिशर्स होते क्या है, दो फिशर्स होते हैं, दो लाइनिंग्स होती है जो इसको डिवाइड करते हैं। देखो, एक होती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं ओब्लीक फिशर। क्या बोलते हैं? दूसरी होती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या बोलते हैं? तो इसने लंग्स को, राइट वाले लंग को कितने लोब्स में डिवाइड कर लिया? 3 लोब्स में। एक्सीलेंट, 1 2 3 लोब्स। अब कैसे होगा नीट में एग्जाम, नीट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा? बता दीजिए राइट लंग में कितने फिशर्स है? व्हाट शुड बी योर आंसर? 2 फिशर्स यहाँ पर है। एक है ओब्लीक फिशर, मैं लिखूंगा यहाँ पर ओब्लीक फिशर, ये वाला है ओब्लीक फिशर, और ये है मेरा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को मैंने अब रिप्रेजेंट किया है H से। आएगा ना समझ? आई होप स्टूडेंट्स आपको भी समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल को मैंने लिख ले लिया, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल को मैंने लिख ले लिया किससे? H से। आई होप कि विजिबल आराम से आपको भी बोर्ड हो रहा होगा। सो ऐसे हॉरिजॉन्टल फिशर, ओब्लीक फिशर। अब ये राइट लंग कितने लोब्स में डिवाइड हो रहा है? ओके, तो राइट लंग मेरा 3 लोब्स में डिवाइड हो रहा है, 3 लोब्स। मेरा जो लेफ्ट लंग होता है यहाँ पर मेरा एक ही फिशर होता है, एंड दैट इज ओब्लीक फिशर। यहाँ पर सिर्फ मेरा ओब्लीक फिशर होता है, और ये लंग्स को आप कितने लोब्स में डिवाइड कर लेगा? 2 फिशर्स। ये एग्जाम में फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन। अब कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? अब कोई डाउट लग रहा है आपको? कोई कहीं पर आपको मुश्किल लग रहा है? कोई जिसको अगर आप ऐसे पढ़ लोगे या ऐसा पढ़ाने वाला होगा कि जो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें आसान बनाएगी, वही एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वही एक फीचर होता है टीचर का। वरना कौन सा? और वरना भी खुद घर में भी आराम से पढ़ सकते हो। बट टीचर का काम ही सिर्फ इतना होता है कि स्टूडेंट को आसान बनाना कोई चीज़। शाबाश। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक लास्ट का पॉइंट लंग्स के रिलेटेड, कि अगर हमको समझ लेना यहाँ पर ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको आगे जाकर इंशाल्लाह। अगर आपने क्वालिफाई कर दिया नीट एंड यू विल गेट इंशाल्लाह रहमान एडमिटेड इन योर GMC, तो इंशाल्लाह आपको फर्स्ट जो आपका पहला ही साल है, तो इसमें जो ये सारे वापस आपको नए से पढ़ लेने हैं। अगर लंग्स के आप कितने हिस्से हैं? 2,
एक तो राइट लंग है और लेफ्ट लंग है। अगर कभी एक लंग कोलैप्स हो गया, समझ लेना, अगर कभी एक लंग क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, एक लंग कोलैप्स होने के बावजूद भी दूसरा लंग आराम से फंक्शन कर सकता है। अगर एक लंग कोलैप्स हो गया एंड दूसरा लंग फिर भी आराम से काम कर सकता है, पर जब दोनों कोलैप्स हो गए तो फिर क्या, फिर इंसान मर जाएगा सीधे, फिर क्या है, कहाँ से सांस ले सकता है इंसान, ठीक है बेटा। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, या सॉरी आई मीन टू से द कोलैप्स ऑफ द लंग्स, क्या हमको मुझे बोलना है, वर्ड इज कोलैप्स ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एटेलेक्टेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस, ATELACTASIS, it is called as atelectasis and this is the enough information for your lungs। इसके बावजूद वहाँ पर और कोई वो सवाल वहाँ पर फ्रेम, ये काफ़ी इंफॉर्मेशन है आपके लंग्स के रिलेटेड। अब हम, हाँ सवाल है आपका कोई, हाँ बता दीजिए। स्मोकर्स जो होते हैं ना, हाँ? उनकी क्या प्रॉब्लम होती है कि देखिए अगर हमारा उनका राइट लंग डैमेज हो गया होगा। देखो बेटा, स्मोकर्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात स्मोकर्स में ये चीज़ होती है कि एल्वियोलर सैक्स में वहाँ पर उनका जो निकोटीन जो आपका होता है ना, वो वहाँ पर सबसे पहले जमा हो जाता है। हो गया जमा, सांस लेने के वक्त आपका एयर कहाँ चला जाता है, आपके एल्वियोलर सैक्स को वहाँ पर जरूरी एक्सपैंड करना है, वो सो करवाएगा एक सरफेक्टेंट जो आपके सेप्टल सेल्स सेक्रेट कर लेंगे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द लेसाथिन डाइपाल्मिटॉयल डाइल फॉस्फेटेट डाइकोलिन। जब मेरे एल्वियोलर सैक्स एक्सपैंड नहीं हो गए, पहले तो उनको वो प्रॉब्लम हो जाती है कि सांस लेने में इसको दिक्कत हो जाती है, सांस लेने की दिक्कत इज टू बी कॉल्ड एज द डिस्पेनिया, उसको हम डिस्पेनिया कहते हैं। यहाँ पर भी मुझे वो वर्ड लेना था कि अगर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया ना, एक इन्फ्लेमेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, प्लूरल क्या जस्ट बी कॉल्ड प्लूरल एफ्यूजन, जो वहाँ पर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज डिस्पेनिया। सो प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, वो मैं अब यहाँ पर लिखूंगा, प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड problem in breathing is called dyspnea, DYSPENIA, इसको हम डिस्पेनिया कहते हैं बेटा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर उसका राइट या लेफ्ट लोब में कोई भी लैंग खराब होगा, उसमें कोई लोब खराब हो जाएगा तो दूसरा उसका लोब फंक्शन करने लगेगा। अब ये डिपेंड करता है ना कि लेवल ऑफ द जो उसको लंग्स की खराबी हो गई है वो किस हद तक हो चुकी है। कि जैसे हम कभी सिंपली देखते हैं कि कभी हमको हो जाता है कफ, तो हम फिर जब एक्सरे करते हैं वहाँ पर हमको देखता है कि बहुत ज़्यादा म्यूकस कहीं पर जमा हो चुका है, बट बाकी तो आराम से काम करता है। इसीलिए अब जिसको पूरा सारा ही डिटोरिएट हो गया होगा उसमें तो प्रॉब्लम हो गई हो जाएगी, वो तो बात है कि नहीं। शाबाश, बढ़े आगे। अब हमको डायरेक्ट जाना है, इतना आपको एल्वियोलाई के लिए, इतना आपको लंग्स के लिए काफ़ी, इससे ज़्यादा वो वहाँ पर नहीं बढ़ सकता है आगे। अब हमको इसके बाद जाना है एल्वियोलाई के पास, तो उसके बाद हम कल उठाएंगे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स। तो हो गया हमका एल्वियोलाई, एक बार हम जब हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सारा कंप्लीट हो गया। हाँ, उधर ही हो जाएगा ना कंप्लीट, नहीं आई मीन टू से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन भी चल रहा है आगे, स्ट्रक्चर सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ अंदर, कोई क्वेश्चन है? तो अब हमको पढ़ना है एल्वियोलाई। शाबाश, पॉइंट नंबर 1, ये जो बेटा मेरा एल्वियोलाई होता है, these are basically called as the functional units of the lungs. What are the functional units of the kidney? Functional units of Kidney? Nephron. Nephron है ना functional units of the kidneys. What are the functional units of our brain?
neurons. Excellent. Similarly, the functional units of our lungs are called as alveoli. Functional unit of lungs. ये आ सकता है नीट में आराम से क्वेश्चन, है तो आसान क्वेश्चन बट आ सकता है. आर कॉल्ड alveoli. ठीक है बेटा. पॉइंट नंबर 2. एग्जाम में आ सकता है कि इस जो alveoli होता है इसकी लाइनिंग किस एपिथेलियम की होती है. द लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम जो द लाइनिंग ऑफ दिस alveoli इज ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है. और शेप जो इसकी होती है इट्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर. मैं लिखूंगा यहां पर इट्स अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर. कप शेप्ड स्ट्रक्चर ये होता है. इसकी जो लाइनिंग होती है दैट लाइनिंग इज ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. आएगा ना आराम से क्वेश्चन. बता दीजिए इसकी लाइनिंग जो है वो किस चीज की होती है. सो दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. चौथा पॉइंट. तीसरा पॉइंट एग्जाम में आएगा alveoli को कौन सा मेम्ब्रेन सपोर्ट करता है. कौन सा मेम्ब्रेन उसको सपोर्ट करता. द मेम्ब्रेन जो alveoli को सपोर्ट करता है इज कॉल्ड एज थिन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन. हाँ, दैट इज थिन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो थिन विवर्स अभी स्टूडेंट्स अभी आराम से लिख लेना वहाँ पर सपोर्ट. अब मैंने वर्ड यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिखा क्योंकि एक एक वर्ड अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा उसी के साथ. तो जो मेम्ब्रेन सपोर्ट करता है हमारे alveoli को हमारे लंग्स में दैट मेम्ब्रेन इज बेसिकली थिन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन. वो बेटा हमारा होता है. आ गया बेटा समझ. एक्सीलेंट, शाबाश. हमारे जो वॉल्स ऑफ द alveoli होते हैं इसमें 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है बेटा. वॉल्स ऑफ alveoli. यहां पर हमारे 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती है. नंबर 1 इज टू बी कॉल्ड एज टाइप 1 alveolar cells एंड सेकंड को बोलते हैं टाइप 2 alveolar cells. टाइप 1 alveolar cells and number 2 is to be called as type 2 alveolar cells. ठीक है बेटा. टाइप 1 alveolar cells को हम बोलते हैं एज न्यूमोसाइट्स. क्या बोलते हैं. न्यूमोसाइट्स. न्यूमोसाइट्स. एंड टाइप 2 alveolar cells को हम बोलते हैं एज सेप्टल सेल्स. क्या बोलते हैं. सेप्टल सेल्स. ठीक है बेटा. अब यहां पर एक लाइन डाल रहा हूं बीच में. वो ये चीज़ है कि इन दोनों को मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लूँगा. अब स्टूडेंट्स आप भी मतलब फिर कंफ्यूज हो जाओगे. जो मैं लाइन यहाँ पर डाल रहा हूँ ये मैं इन 2 सेल्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ. ठीक है. ये जो मेरे न्यूमोसाइट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में. सो दीज आर न्यूमरस इन नंबर. NUMEROUS. न्यूमरस इन नंबर. नंबर में ये बहुत ज़्यादा होते हैं. कितने होते हैं. 95% लगभग. ये जो मेरे सेप्टल सेल्स होते हैं दे आर फिव इन नंबर. दे आर देखा गया है 5%. कितना देखा गया है. 5% देखा गया है. न्यूमोसाइट जो होते हैं ना दे आर बेसिकली द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. न्यूमोसाइट जो मेरे होते हैं दे आर बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ये होती है बेटा. समझ में आ रहा है कि नहीं. ये जो मेरे सेप्टल सेल्स होता है इनका काम होता है एक सर्फेक्टेंट को रिलीज करवाना. क्या होता है वो मैं यहां से लिखूंगा. शाबाश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहां पर ये जो मेरे
सेप्टल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सीलेंट। इनका काम होता है एक सर्फेक्टेंट को रिलीज करवाना। किसको? एंड दैट सर्फेक्टेंट इज कॉल्ड एज, ये लिख लेना ये वर्ड, इसको हम बोलते हैं लेसाथिन डाई पाल्मिटाइल फॉस्फेट ही डाइल कोलिन। नाम तो बड़ा है बट याद रख लेना है, आएगा आराम से एग्जाम में। सेप्टल सेल्स एक सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं, उस सर्फेक्टेंट का नाम क्या है? उसी सर्फेक्टेंट का नाम है लेसाथिन डाइपाल्मिटाइल फॉस्फेटी डाइकोलिन की, ये सर्फेक्टेंट रिलीज करता है। अब है मसला, ये जो ये रिलीज करता है इस चीज, इसका काम है क्या? देखो बेटा इसका काम क्या है, इसका काम है, ये कौन सेल्स करती है सेक्रेट? सेप्टल सेल्स। इसका काम होता है सेप्टल सेल्स, इसका डाइफॉस्फेटी इसकी एक जो आपके लंग्स के इर्द गिर्द जो आपकी एरिया है, यानी एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो आपका एरिया है, उस एरिया और ईयर को मॉइस्ट कर लेना। एरिया एंड ईयर को क्या कर लेता है? ये मॉइस्ट कर लेता है। दूसरा चीज है इसका सरफेस टेंशन को कम कर लेना, ताकि एल्वियोलाई आपस में कोलैप्स नहीं हो जाए। सरफेस टेंशन को कम कर लेना, सरफेस टेंशन को कम कर लेना। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर दिस सर्फेक्टेंट कॉल्ड एज द लेसाथिन डाइपाल्मिटाइड फॉस्फेटी डाइकोलिन। अच्छा, एक तो इनमें आपने न्यूमोसाइटिस भी देखे, इनमें तो आपने सेप्टल सेल्स भी देखे। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, ये लेसाथिन डाइपाल्मिटाइल फॉस्फेटी डाइकोलिन किस चीज का बना हुआ होता है? आएगा मतलब इसकी कंपोजिशन पर एग्जाम में सवाल बनना आएगा। इसकी कंपोजिशन होती है फॉस्फोलिपिड्स प्लस लिपोप्रोटीन्स। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता दीजिए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द लेसाथिन डाइपाल्मिटाइल फॉस्फेटी डाइकोलिन। एट दैट टाइम योर आंसर शुड बी इट्स कंपोजिशन इज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्लस लिपोप्रोटीन्स। इसकी कंपोजिशन होती है। लास्ट का पॉइंट बेटा, अब थक गए तो नहीं? शाबाश, लास्ट का पॉइंट है, आप तो इसको वाइंड अप कर लेंगे। एक तो अब इसमें न्यूमोसाइटस होते हैं, और तो इसमें सेप्टल सेल्स होती है, और इसमें डस्ट सेल्स भी होती है। क्या होती है? विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक क्या लग रहा है, क्या होगा इनका काम? जरा आप मुझे बता दो। जो डस्ट है उसको खत्म करवाए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। डस्ट को ये वहां पर खत्म कर देता है, डस्ट को ये वहां पर इरेडिकुलेट करवा देता है। आ गया बेटा समझ? कोई कंफ्यूजन? सो एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाया यहाँ पर इसके रिलेटेड। और अगर कोई कभी बोले बता दीजिए कितने एल्वियोलाई आपस में मिल सकते हैं ताकि वो एक एल्वियोलर सैग बनाए, तो योर आंसर शुड बी 2 to 3 एल्वियोलाई आपस में मिलते हैं। कितने एल्वियोलाई आपस में मिलते हैं और वहाँ पर एक एल्वियोलर सैग बनाते हैं, AS एल्वियोलर सैग। टोटल एल्वियोलस कितने हमारे ब्लड में? वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन में ये फ्रेम नहीं होगा कितने हो जाएगा, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो इतना आपका बेसिकली आपका मैंने करवा दिया आज कंप्लीट। फर्स्ट एक तो आपके लंग्स और आपका एल्वियोलाई। इसके बावजूद भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आपको होगा तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन या जैसे अपने में, हाँ कल एक ने सवाल किया हुआ था, पढ़ गया मुझे याद, एक ने कल सवाल किया हुआ था कि देखो सवाल क्या था, हमारे ब्रोंकाई होते हैं ना, ट्रैकिया में आपने देखे हुए हैं इनकम्प्लीट, ट्रैकिया में आपने देखे हुए होते हैं वो सी शेप्ड रिंग्स। क्या देखे हुए थे? लेकिन ये सी शेप्ड रिंग्स का इतना ही काम होता है टू प्रोवाइड द ट्रैकिया द सेमी रिजिड सपोर्ट। लेकिन ब्रोंकाई में फिर जब हम ब्रोंकाई पढ़ते हैं उनमें कैसे, उनमें भी तो यही कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, बट एट दैट टाइम वो सी शेप्ड रिंग्स नहीं होती है, या उनको हम रिंग्स भी नहीं कहते हैं, दे आर टू बी कॉल्ड एज कार्टिलेजियस प्लेट्स। कार्टिलेजियस
कार्टिलीजेनियस, उनको हम कार्टिलीजेनियस प्लेट्स कहते हैं वहाँ पर ब्रोंकाई में। तो ये मतलब फ्रेम हो सकता है आपकी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन। ये कल एक स्टूडेंट ने मुझे बताया हुआ था कि यहाँ पर आपने ये बोला ही नहीं, तो आई एम सॉरी कि कल मैंने आपको ये वाला पॉइंट नहीं बताया हुआ था, तो अब ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। या इस एल्वियोलाई की कवरिंग किससे होती है? किसकी कवरिंग? देखो जो ये एल्वियोलाई यहाँ पर होता है ना, यहीं पर होता है ना आपका यही डाइपॉलीमेटाइल फॉस्फेट डाइकोलिन क्लियर होती है ना वहीं पर। हाँ, उसी clear ये इसको बचाता है कोलैप्स वोलैप्स का Septal सेप्टल सेल्स, वहाँ पर इनका काम बेटा वहाँ पर बेटा होता है बेसिकली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर इसके बावजूद कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट आपको होगा, वो मुझे आप बता सकते हो मैसेज करके भी। इंशाल्लाह आई विल मैं आपको पूरा वहाँ पर डाउट क्लियर करूँ। अगर इसके बावजूद भी कहीं पर होगा तो इंशाल्लाह कल का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटेड आवर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है, देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज आरिफ लंगर क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।